नाउ आई एम बिकम दैट द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि मैं मृत्यु बन गया हूँ संसार का नाश करने वाला। श्रीमद् भगवत गीता की ये लाइन 16 जुलाई 1945 की सुबह करीब 5:30 बजे न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में बैठे एक शख्स ने बोला था, जिसका नाम था जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं था। यहाँ पर पहली बार न्यूक्लियर बम टेस्ट किया जा रहा था और इस पूरे प्रोजेक्ट को साइंटिस्ट जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे और उसका कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी। इस बम धमाके को देखकर ओपेनहाइमर बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी इस धमाके की साइज को लेकर। इनकी उम्मीद से 50 गुना ज्यादा होगा और धमाके से इतनी भयंकर गर्मी निकलेगी कि वहां मौजूद स्टील का टावर भी भाप बन जाएगा। धमाके को करीब 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया और धमाके से निकला मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गया। यही देखकर उनके मुंह से श्रीमद् भगवत गीता की ये लाइन निकली, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all... आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में, जिनको फादर ऑफ द एटॉमिक बम भी बोला जाता है। आखिर उन्हें कैसा लगा यह जानकर कि उनकी वजह से लाखों लोग की जान चली गई। साथ ही साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि न्यूक्लियर बम बनाना पड़ा। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1904 में न्यूयॉर्क में एक जर्मन यहूदी परिवार में पैदा हुए जूलियस रोबर्ट ओपेनहाइमर को बचपन से ही एक जीनियस माना जाता था। मात्र 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे और मिनरोलॉजी में इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी। साल 1922 तक आते आते ये हार्वर्ड में पढ़ाई करने चले जाते हैं और इन्होंने 4 साल की डिग्री मात्र 3 साल में ही ख़त्म कर डाली और आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ही पीएचडी कर डालते हैं। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी की थे। ये चेन स्मोकर थे, साथ ही साथ ये डिप्रेशन का शिकार भी थे। इस समय पर इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहता था और बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में ज़्यादातर खबर नहीं रखते थे। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच चला। इसमें जर्मनी को घनघोर निराशा का सामना करना पड़ा और मित्र राष्ट्र जीत गए। हार के बाद जर्मनी के ऊपर वर्साई संधि के तहत यह जिम्मेदारी लाद दी गई कि युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है अब उसका पूरा पैसा उन्हें चुकाना पड़ेगा। और इस बात से जर्मनी बहुत खफा था और जर्मनी को लगता था कि इन सब के पीछे बस एक ही जाति जिम्मेदार है और वो है यहूदी। और इन यहूदियों को पतन करने के लिए एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। और हिटलर की इसी तानाशाही के कारण जर्मनी के यहूदी जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इस लिस्ट में बहुत बड़े नाम थे, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन। ये सारे साइंटिस्ट मोस्टली जर्मन यहूदी थे और क्योंकि ओपेनहाइमर खुद एक जर्मन यहूदी परिवार से आते थे और जब इन्होंने यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों को देखना शुरू किया तब इनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सितंबर 1939 हिटलर पोलैंड पर अटैक करता है, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। हालांकि शुरुआत में अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी अमेरिका प्रिपेयर कर रहा था इस युद्ध में सबसे खराब परिस्थिति होने के लिए। युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने पहले अगस्त 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी थी और वार्निंग दी थी कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है और हो सकता है वो एक्सट्रीमली पावरफुल बम बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। ये चिट्ठी पढ़ते ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी। यूरेनियम पर तुरंत एक्शन लिया गया। साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर की एक टीम बनाई गई जिसका काम था यूरेनियम की पोटेंशियल पर रिसर्च करना कि क्या यूरेनियम को एक हथियार बनाया जा सकता है। इस कमेटी की फाइंडिंग के बाद अमेरिकन सरकार ने हेनरी को फर्मी और लियो सिलार्ड को फंडिंग देना शुरू किया ताकि रिसर्च की जा सके कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन आखिर काम कैसे करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें कहा गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि अमेरिकन सरकार को यह डर था कि अल्बर्ट आइंस्टीन की जो सोच है, यानी कि जो उनकी विचारधारा है, वो एक लेफ्ट विंग है और हो सकता है कि यह एक पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क निकले। इन सब के अलावा ओपेनहाइमर इस वक्त एक अपनी अलग रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर एडवर्ड टेलर और बाकी साइंटिस्ट के साथ। दिसंबर 1940 यूरेनियम 235 आइसोटोप के अलावा एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाया जाता है जिसे साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका भी यूज किया जा सकता है एक न्यूक्लियर वेपन बनाने में, और उस एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम।
11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक मैसेज भेजते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को और कहते हैं कि दोनों देशों को एक साथ कोलैबोरेट करना चाहिए इस एटॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इस बात को अभी 2 महीने भी नहीं बीते थे कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया और अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 में। State of war has existed between the United States and the Japanese Empire. लेकिन इस टाइम एक बात क्लियर हो जाती है कि न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने का जो प्रोग्राम साइंटिफिक था अब वो मिलिट्री मिशन में बदल चुका था और 13 अगस्त 1942 ऑफिशियल शुरुआत होती है प्रोजेक्ट मैनहट्टन की, यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की। और अगले महीने 17 सितंबर कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रो को हेड अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का और ये डिसीजन लेते हैं कि ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम के डिजाइन के लिए लीडर के तौर पे अपॉइंट किया जाए। ओपेनहाइमर की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी क्रिटिकल मास के कैलकुलेशन में। क्रिटिकल मास बेसिकली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मास है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का, जिसे चाहिए होता है एक चेन रिएक्शन करने के लिए। एक चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए मिनिमम कितनी मात्रा हमें यूज करनी होगी उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कि ताकि चेन रिएक्शन हो पाए, जिससे कि बम धमाका हो पाए। आज के दिन ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत सारे अज्ञात फैक्ट थे। यूरेनियम 235 की प्रॉपर्टीज को हम बड़ी मुश्किल से ही जानते थे। प्लूटोनियम 239 को दरअसल 1 साल पहले 1940 में ही खोजा गया था और साल 1943 तक सिर्फ 2 मिलीग्राम प्लूटोनियम ही प्रोड्यूस कर पाया गया था। इसीलिए अमेरिका 2 एटम बम को यहाँ तैयार कर रहा था। पहला बम जो यूरेनियम 235 पर बेस्ड था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। दूसरा बम था प्लूटोनियम बम, जो प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल कर रहा था और इसका नाम था फैट मैन। इसके बाद ओपेनहाइमर ने कर्नल ग्रो से कहा कि इसका टेस्ट करना जरूरी है। पहले तो कर्नल ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे पास क्वांटिटी कम है, फिर बाद में वह मान जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है द ट्रिनिटी टेस्ट। ये वही टेस्ट है जिसकी बात हमने इस वीडियो के शुरुआत में की थी और इस टेस्ट को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय बम को हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। और ये काफ़ी नहीं था तो 2 दिन बाद प्लूटोनियम फैट मैन को भी नागासाकी शहर पर गिरा दिया जाता है। ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा पर गिराए गए बम की बड़ी खुशी जताई थी और उनका मानना था कि काश ये बम जर्मनी के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा पाता। लेकिन जब नागासाकी पर यह बम गिराया गया तो ओपेनहाइमर सदमे में आ गए और वो खुद 17 अगस्त को वाशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने गए और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर बैन लगाना चाहते हैं। इन्हें इतना भारी रिग्रेट फील हुआ कि उन्होंने यह क्या कर डाला और क्या टेक्नोलॉजी बनाकर इंसानों के हाथों में दे दी है। ओपेनहाइमर की इसी विचारधारा के चलते उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह अपनी बची हुई जिंदगी वो अकादमिक प्रोफेशन में बिताते हैं और दुनिया भर में जाकर लेक्चर्स देते थे। साल 1965 में गले की कैंसर की वजह से सिर्फ 62 की उम्र में ओपेनहाइमर का देहांत हो जाता है और यह हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि यह एक भयंकर चेन स्मोकिंग कर रहे थे। हालांकि ओपेनहाइमर के जीवन पर आपका क्या मानना है कमेंट कर हमें बताएं और हमारे चैनल डेली नॉलेज शो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।